सभी को राधे राधे। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी बताने वाली हूँ। जो भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ाई करने लगे, साथ में हमें शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है और हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम भविष्य में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकें। साथ में हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर अच्छे संस्कार आ सकें। तो ये सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। कृपया वीडियो पूरा देखिए, साथ में जितना हो सके फॉरवर्ड करने का कष्ट कीजिए। राधे राधे। देखिए, वर्तमान में जो अभी शिक्षा नीति चल रही है इसमें जो पैटर्न है बच्चे काफ़ी साल तक पढ़ रहे हैं। पहले हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो उम्र है वो कम हो गई है। पहले जो टाइम था उस टाइम पर लोग सालों तक जीते थे, लेकिन अभी जो उम्र है लोग 50-60 साल से ज़्यादा नहीं जी रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा, पहले का जो सिस्टम था कि 25 साल 30 साल तक लोग पढ़ाई करते थे, 25-25 साल तक वेद आदि शास्त्रों की, उसके बाद उनका आगे का जीवन होता था। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि लोगों की आयु बहुत कम है, 50 साल तक की आयु है। और इसमें अब हम कैसे क्या करें, पढ़ाई भी करनी है, साथ में गृहस्थ जीवन में भी जाना है, फिर बुढ़ापा भी आएगा, उसके लिए भी सेविंग करनी है, काफ़ी कुछ है। तो अभी जो वर्तमान में शिक्षा नीति चल रही है इसका मैं थोड़ा सा बता दूं 1-2 मिनट के अंदर। वो ये है कि पहले KG1 KG2 फर्स्ट से लेकर 12 तक ऐसे करके हमने कम से कम स्कूल में ही हमने 15 साल लगा दिया आराम से, क्योंकि नर्सरी KG1 KG2 और फर्स्ट से 12 तक। ठीक है, ऐसे करके 15 साल हमारे स्कूल में लग गए। उसके बाद कॉलेज और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं 5 साल, उसमें 15-20 साल लग गए। ठीक है, हमने स्कूल में कॉलेज में लगा दी है। इसके बाद हमारे पास क्या है, डिग्रियां हैं, काहे की BCom की, MCom की या ग्रेजुएशन की हमारे पास डिग्रियां हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं डिग्रियों को ले लेके हमने जो लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं स्कूलों में कॉलेजों में, काफ़ी सारी हमने पढ़ाई करी। एक क्लास में हम पढ़ते गए, दूसरी क्लास में हम भूलते गए, और दूसरी क्लास में नया पढ़ा और फिर तीसरी क्लास में फिर भूल गए। ऐसा ही सिस्टम चलता है। रटंत विद्या फलंती नाही, रटी हुई विद्या किसी काम में नहीं आती है। हम एक क्लास में प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं, दूसरी क्लास में जाकर भूल जाते हैं। यही सिस्टम चल रहा है, हम एक क्लास में पढ़ेंगे, दूसरी क्लास में भूल जाएंगे। ये जो घटिया पढ़ाई लिखाई है इसका कोई यूज नहीं है रियल लाइफ में। अभी कहेंगे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है, तभी नौकरी मिलेगी। पढ़ाई लिखाई करनी है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए मना नहीं किया, पढ़ाई लिखाई करने का तरीका बदलवाने के लिए कह रही हूँ मैं, इसको अलग तरीके से करना चाहिए। अभी वर्तमान में हम जो ये कर रहे हैं, सबसे पहले हम सारे सब्जेक्ट बच्चों पे एक साथ थोप देते हैं कि सारे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, सोशल साइंस, नाम ना उनको पहले कोई अच्छे से लैंग्वेज सिखाई। अगर हमें कोई भी चीज़ पढ़नी है, कुछ भी चीज़ सीखनी है, कुछ भी चीज़ समझनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास किसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, घर पे किसी को इंग्लिश आती नहीं है, स्कूलों में टीचर्स को ढंग से इंग्लिश नहीं आती है, तो बच्चा कहाँ से इंग्लिश पढ़ेगा। जब उसको इंग्लिश ही नहीं आती है तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाता, और जब उसको चीज़ें समझ में नहीं आती है इसीलिए वो पढ़ाई नहीं करता है। अगर उसको चीज़ें समझ में आएंगी तो वो खुद ही पढ़ाई करेगा, उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि पढ़ाई कर लो। उसको अभी चीज़ें समझ में नहीं आती क्योंकि उनको लैंग्वेज ही नहीं आती है। और रही बात हिंदी मीडियम के बच्चों को भी, जो हिंदी भी नहीं आती है उनको, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने के लिए हमारे पास व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी व्याकरण हो, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाना है तो पहले इंग्लिश सिखाओ बच्चे को, इंग्लिश ग्रामर सिखाओ। जब वो अच्छे से सीख जाए सारी चीज़ें, उसके बाद उसको आगे की पढ़ाई पढ़ाओ, सोशल पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, वगैरह वगैरह चीज़ें पढ़ाओ। पहले हमें बच्चों को किसी मातृभाषा का ज्ञान दो, या फिर इंग्लिश भी सिखाना है, इंग्लिश में भी ज्ञान देना चाहते हो तो इंग्लिश का ज्ञान दो। पहले कोई भाषा सिखाओ। भाषा क्या है, तो भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरों से संपर्क करते हैं, बोलकर और लिखकर। भाषा आ जाएगी 1-2 साल में। उसके बाद हमें बच्चों को कुछ कार्य सिखाना चाहिए। पैसे कमाने के लिए 2 ही चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि आपके पास काफ़ी सारा धन हो। जैसे मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपये हैं, आपने माल खरीदा, आपने माल खरीद के 40,000 में बेच दिया वो माल, और आपने 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, ये एक तरीका हो गया बिजनेस करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आपके अंदर कोई हुनर हो, कोई खूबी हो जिसके द्वारा पैसे कमा सको। फॉर एग्जाम्पल, एक मेहंदी वाली होती है, 2-3 साल का कोर्स करती है, काफ़ी अच्छे से ब्राइडल मेहंदी लगाना सीख लेती है, एक दिन में 7,000 रुपये कमा लेती है।
तो आपके अंदर कुछ कला आनी चाहिए, ठीक है, पैसे कमाने के लिए कुछ कला आनी चाहिए। ये जो सिस्टम है जो अभी चल गया कि हम सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं, सबसे पहले एक बात समझनी है चाणक्य नीति से। वो बात ये है, वेद आदि शास्त्र काफी विशाल हैं, विद्याएं भी अनेक हैं, लेकिन इन विद्याओं में से हमें सारभूत बातें ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की उम्र सीमित है। ये जो वेद आदि शास्त्र हैं ज्ञान के सागर हैं, इतने सारे वेद हैं, पुराण हैं, काफी सारी विद्याएं हैं, जीवन में विघ्न बाधाएं भी बहुत हैं। इसीलिए इन वेद आदि शास्त्रों में से हमें सारभूत बातें ग्रहण करनी चाहिए। जैसे एक हंस दूध मिले पानी में से दूध दूध पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है, हमें केवल काम की बातों को ही ग्रहण करना है। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी हम बच्चों पे ये कह देते हैं ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, काफी सारे उनके हर क्लास के एक एक नए कोर्स। और दूसरी चीज ये भी बता दूं, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, अलग अलग स्टेट्स के बोर्ड, फिर सीबीएसई बोर्ड, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये फालतू की चीजें चल रही हैं। अलग अलग तरीके के सिस्टम पढ़ाई लिखाई में लागू कर दिए गए हैं, कहीं ये कहीं वो कहीं वो। इसके बाद बच्चे क्या है, उनके पास डिग्री है, फिर टीचरों की नौकरी क्यों नहीं, स्कूल में फिर रहे हैं, फिर नौकरियों के लिए परेशान हो रहे हैं। एक बात बताइए, इतने साल पढ़ाई लिखाई करी क्यों? किसी के अंदर नौकरी करने के लिए। आपको वो पढ़ाई इतना सक्षम नहीं बना पाई कि आप खुद का व्यापार कर सकें। देखिए, ये मूर्ख बनाने का काम हो रहा है, डिग्रियां केवल बांटी जा रही हैं, उनका केवल एक बिजनेस है और कुछ भी नहीं। ये जो बिजनेस है बना दी, ये जो शिक्षा है इसको एक व्यापार बना दिया गया है। मैं मानती हूँ कि देखिए, बिना पैसे के संसार में कुछ नहीं होता। टीचर ज्ञान भी आपको सही से प्राप्त नहीं हो पाएगा अगर आप पैसे नहीं देंगे। तो पैसे देना जरूरी है, ये नहीं कह रही हो फ्री में पढ़ो, कोई भी इंसान इतना मूर्ख नहीं है। टीचर को भी बोलने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, वो अपना घर नहीं चलाएगा तो फिर वो कैसे आपको पढ़ाएगा, उसको भी पैसा चाहिए। पैसे दो, पैसे वाली बात नहीं कर रही, पर मेरा कहने का तात्पर्य इधर पे ये है, जो पढ़ रहे हो उसको सही तरीके से पढ़ो। एक गुरु का कर्तव्य ये होता है कि वो अपने बच्चे को सक्षम बनाए। जो गुरु अपने बच्चों को सक्षम नहीं बना सकता उसको नर्क का भोग करना पड़ेगा। साथ में जो जो पाप शिष्य कर रहा है वो सारे पापों का फल गुरु को भी भोगना ही पड़ेगा। तो हमें ये समझना है कि हमने जो बच्चों को पढ़ाना है, आप कोई भी काम करें, पढ़ाने वाली बात ही नहीं कह रही हूँ, कोई भी काम करें, खाने का व्यापार कर रहे हैं, कोई सा भी काम कर रहे हैं, तो ऐसी चीज करो जिससे सामने वाले का फायदा हो। अगर आपने अपने फायदे के लिए सामने वाले का नुकसान किया तो आप कभी सुखी नहीं रह पाओगे। क्यों नहीं रह पाओगे? जैसा आप अन्न खाते हो वैसे ही आपका मन होता है, वैसे ही आपकी संतानों का स्वभाव हो जाता है। आप बुरे कार्य करके आपने दारू बेची, आपने गुटखा आदि बेचा, और फिर यही करके आपने अपने घर की कमाई करी, फिर वो सारी कमाई आपके बच्चे खा रहे हैं, फिर संतानों में क्या? क्रोध, शोक। जब आप दूसरों का नुकसान करके खुद का फायदा करोगे तो खुद का फायदा कहाँ से होगा? इसीलिए हम ऐसा कार्य करें जिससे सामने वाले का फायदा हो। पहले के जमाने में 70% से भी ज्यादा लोग खेती किसानी किया करते थे। दुनिया में 3 ही रत्न हैं, खाना, पीना और 2 मीठे वचन, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मूर्ख लोग हैं, पत्थरों के टुकड़ों को समझ रहे हैं हीरा और मोती, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेन चीज है वो क्या है? खाना, पीना और 2 मीठे वचन। ये फालतू की चीजें इकट्ठी करके आडंबर जितना भी इकट्ठा करते जाओगे ये खत्म नहीं होगा। काम में केवल जो चीजें आ रही हैं वो चीजें आप अपने पास रखिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इकट्ठा करते रहेंगे कभी खत्म नहीं होने वाला है। हाँ, शौक रखिए अगर आपके पास है तो। अब लेकिन ये चीजें जो मेन चीज है उस पर ध्यान देना है। आप खाने का इंतजाम कीजिए। आप लोगों के रोटी, कपड़ा और मकान, घर रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, और 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, क्योंकि वो भी कपड़े भी फटेंगे फिर और कपड़े चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो मेन है, हमें इन चीजों का व्यापार करना चाहिए, इसके द्वारा पैसे कमाने चाहिए जो रोज के जीवन में लोगों के उपयोग में आ रही है वो चीजें। बेफिजूल के काम करके हमें पैसे नहीं कमाने चाहिए। हमारे अंदर में कोई कला डेवलप करना चाहिए जिसके द्वारा हम पैसे कमा सकें। अब हमने ये सारी चीजें समझी। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमने ये डिटेल में सारी चीजें डिस्कस कर ली कि हम क्या क्या कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। तो हमें सबसे पहले तो कोई लैंग्वेज सीखनी चाहिए जिससे हम दूसरों से संपर्क कर सकें। पढ़ाई लिखाई में क्या क्या चीजें काम में आती हैं, जैसे मान लीजिए ये एक वाक्य है, राम एक अच्छा बच्चा है। राम एक अच्छा बच्चा है, ये एक वाक्य है। इस वाक्य को हमें शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना था।
इसमें हमने 20-25 साल लगा दिए, है ना, यही सीखा। अब कहेंगे कैलकुलेशन भी सीखी, 2 और 2 4 सीखा, ये सीखा, वो सीखा, फलाना, ठीक है सीखा। देखिए, सबसे पहले हमने कोई लैंग्वेज सीखी, लैंग्वेज सीखने के लिए 2 साल पर्याप्त तो होते हैं काफी अच्छे से। आपको जो एमए में कर रहे हो, बाद में चल के किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी कर रहे हो, ये एक्स्ट्रा ना करके आपको बचपन से ही उस चीज में मास्टरी कर लेनी थी, ठीक है। पहले आपको कोई अच्छा सा लैंग्वेज सीखनी थी, जब आपको लैंग्वेज आ जाती उसके बाद आप किसी काम धंधे में लगते हैं, ठीक है। अब हर इंसान अलग अलग है, 27 नक्षत्र हैं, जो अब जिस नक्षत्र में पैदा होता है उसका स्वभाव उस तरीके का होता है, अलग अलग राशियां हैं उसके हिसाब से स्वभाव होता है। तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। साथ में मैं आपको ये बताऊं, जैसे जो ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और जो राशियां हैं 12, उसके हिसाब से देखिए आप क्या बनने वाले हो, धन कहाँ से आएगा, आप कौन से करियर में जाके पैसे कमाओगे, वो सारी चीजें पहले से डिसाइड है। हो सकता है मल्टीपल बिजनेसेस हो, आप कहीं से नौकरी करके भी कमा रहे हो, व्यापार करके भी कमा रहे हो, या फिर अकेली नौकरी कर रहे हो, या फिर व्यापार कर रहे हो। हर इंसान अलग अलग टाइप का होता है, हर इंसान नौकरी नहीं कर सकता। कुछ लोग दूसरों को रूल करने के लिए आए हैं, कुछ लोग अपने ऊपर रूल करवाने के लिए आए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे से दूसरों को हैंडल कर सकते हैं, काम दे सकते हैं, सामने वाले से अच्छे से काम करवा सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं सामने वाले के। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के अंडर जब काम कर रहे हैं तो काफी अच्छे से काम करके दे सकते हैं, वो नौकरी में अच्छे से करते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती वो अपने हिसाब से काम कर सके। उनको चाहिए कि उनको कोई आए और बताए कि काम कैसे करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने मन से काम दूसरों से करवा सकते हैं काफी अच्छे से। तो उस हिसाब से हमें समझना होगा कि आप कौन सी राशि में पैदा हुए हैं। मतलब जैसे मान लीजिए अब राशि कौन सी है आपकी, देखिए जब आपका जन्म होता है, जन्म कुंडली जब जो राशि उदय हो रही होती है, जिस टाइम पर जातक पैदा होता है, तो उधर से उसकी लग्न बनती है। अब जो हमारा जो बर्थ चार्ट है, जो हमारी लग्न पत्रिका चालू बन गई है, कुंडली बन गई है, उसमें चंद्र ग्रह जिस राशि में बैठे होते हैं वही आपकी राशि चंद्र राशि है। तो उधर से हमने देखा, ठीक है। अब ये देखिए, हम इधर पर देखते हैं जो ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, इसमें बताया हुआ है। ये देखिए, ये 9 ग्रह हैं, सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह जो है इसमें सरकार, राजनीति, चंद्रमा जो है उसके लिए आप नर्सिंग वगैरह का कोर्स कर सकते हैं। अब जैसे मान लो शुक्र से रिलेटेड है तो फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मेकअप से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कपड़ों से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ये जो केतु होता है, राहु एंड केतु, ये 2 ग्रह और हैं, ये अध्यात्म की ओर ले जाता है केतु, धर्म, ठीक है, चिकित्सा वगैरह ये सारी चीजें। और जो राशि है इनके हिसाब से भी होता है। राशि और बता देती हूँ मैं आपको, देखिए ये 12 राशियां हैं। मेष राशि हो गई, इसमें मेष राशि जो है इसमें पुलिस वगैरह का बताया गया है। कन्या राशि में देखिए तो ऐसे करके इसमें अलग अलग चीजें बताई हुई हैं। शिक्षण हो गया धनु राशि में। तो राशियों के हिसाब से हमारी कुंडली भी मैटर करती है, पहले से फिक्स रहता है कि आप आगे चल के क्या बनने वाले हो। काफी सारे लोग जो हैं लाखों की भीड़ में आईएएस कलेक्टर की तैयारी करते हैं, लेकिन बनते कुछ ही हैं, 500 100 ऐसे बनते हैं, क्योंकि फिक्स रहता है कि उनको बनना है। कुंडली में ऑलरेडी डिसाइड रहता है आगे होने वाला क्या है, आप पहले से लिखवा के लाए होते हो। इसीलिए व्यर्थ की चीजों में अपना समय बर्बाद मत करो। एस्ट्रोसेज आप डाउनलोड करो, उधर से अपनी पूरी जन्म पत्रिका निकालो, वहां से देखो कि आप किस चीज में आगे जाने वाले हो, आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा, पहले से फिक्स रहेगा, फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा अननेसेसरी काम करके। देखिए ज्ञान तो कभी खत्म होगा नहीं। आप क्या है, जैसे मान लीजिए किसी ने अलग प्रोफेशनल, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ, किसी को बनना था सीए, ठीक है, उसने क्या ले लिया 12th में बायो, तो उसने मिस्टेक ले लिया। मैं ये नहीं कह रही ज्ञान क्यों फिर टाइम वेस्ट होगा, उसने कहा चलो अच्छा बायो तो सीख लिया, अब सीए की भी पढ़ाई कर लेंगे, मैं मानती हूँ, लेकिन टाइम टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आप पहले कर लेते वो आपके लिए काम में आता है। हाँ ज्ञान तो कभी खत्म नहीं होगा, मरते दम तक भी पढ़ोगे, साथ में हजारों जन्म भी ले लोगे तो भी ज्ञान खत्म होगा नहीं, क्योंकि ज्ञान ज्ञान जो है समुद्र है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है।
लेकिन जो पहले से फिक्स था कि आप ऐसे ऐसे कमा सकते हो, आपको यहाँ से धन आएगा, आप किस करियर में जाना चाहिए आपको, वो फिक्स था। तो आप पहले से अपनी कुंडली निकाल कर देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब ये तो हमने ये सारी बातें कर ली। अब हम ये बात करते हैं जो अभी वर्तमान में शिक्षा नीति है, इसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए। तो मैंने 6 पॉइंट रेडी किए हैं, वो 6 पॉइंट ही हैं। सबसे पहले तो ये है, कोई भी चीज हम समझते हैं तो मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं जब आप ज्ञान ले रहे हो अंग्रेजी भाषा में तो आपको 5 से 6 साल अधिक बर्बाद होते हैं। मैं कहती हूँ 5 से 6 साल नहीं, 15-20 साल बर्बाद ही हो गए। मातृभाषा का ज्ञान लेना था, केवल आपको मातृभाषा अच्छे से शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना और बोलना सीखना था। उसके बाद 2-3 साल किसी कला में लगा दे, 4-5 साल में परफेक्ट हो जाते हो, पैसे कमा पाते हो। लेकिन आपने जो ये पैटर्न चल रहा था, मैं कहने की जो शिक्षा नीति है, ये मैं नहीं कह रही ये पढ़ाई लिखाई गलत है, हर एक चीज जरूरी है। इतिहास भी जानो, साइंस भी जानो, सब कुछ जरूरी है। विज्ञान, ठीक है, ये सारी चीजें, सामाजिक विज्ञान, सब कुछ जरूरी है। लेकिन फिर से बताती हूँ, वेद आदि शास्त्र काफी विशाल है, विद्याएं भी अनेक हैं। इन विद्याओं में से हमें सारभूत बातें ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की उम्र सीमित होती है। जैसे एक हंस दूध मिले पानी में, जब उसके सामने एक कटोरा रखें, उसमें पानी भी डाल दें, दूध भी डाल दें, तो वो पानी पानी छोड़ देता है और दूध दूध पी लेता है। वैसे ही हमें काम की बातें पढ़नी है, मैं मानती हूँ। अब जैसे मान लीजिए कहेंगे साइन कॉस थीटा, ये पढ़ते हैं, ये किस काम में आते हैं। जैसे पेड़ है, ठीक है, अब वो कट रहा है, तो कट के वो कहाँ पर गिरेगा। एक ऊपर इंसान खड़ा हुआ बिल्डिंग में, वो यहाँ पे देख रहा है यहाँ तक कितनी लेंथ होगी, कितनी ब्रेथ होगी, इधर पे क्या होगा। तो वो सारी चीजें हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं इधर से निकालना। लेकिन अब ये बताइए कि सबसे पहले हमें पैसे कमाना जरूरी है। लोग पढ़ते रह रहे हैं 30-40 साल के बाद भी उसको ये नहीं पता है कि पैसे निकालने कहाँ से, पैसे कमाने कैसे हैं। उसको कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसने जीवन में पैसे कमाना नहीं सीखा, केवल उसने डिग्रियां इकट्ठा करना सीखी है। कर्तव्य ये होना चाहिए शिक्षा विभाग का, शिक्षा नीति का, इस तरीके से शिक्षा को डिजाइन किया जाए कि बच्चों को सबसे पहले आप किसी मातृभाषा का ज्ञान दो, उसके बाद उसको कुछ चीजें सिखाओ, उसके अंदर कुछ कला डेवलप करो जिसके द्वारा वो पैसे कमा सकें। 64 कलाएं जो हैं उसका वर्णन आता है। समाज में हर एक चीज की जरूरत है। देखिए, एक टीचर, हर कोई इंसान पढ़कर टीचर नहीं बन सकता है। ज्ञान की ही जरूरत नहीं है, खाने की भी जरूरत है। उस टीचर को खाने की जरूरत है, पहनने के लिए कपड़े की जरूरत है, गले में धारण करने के लिए माला की जरूरत है, इयररिंग्स की जरूरत है, काफी सारी चिकित्सा की जरूरत है, उसको हर एक कटिंग की जरूरत है, थ्रेडिंग की जरूरत है। अब ये थ्रेडिंग वगैरह तो मना किया गया है शास्त्रों में, लेकिन इसको छोड़ देते हैं, मैं बाद में बात करूंगी इस बारे में। लेकिन हमें सारी चीजों की जरूरत है, समाज, हर एक इंसान की जरूरत है, ठीक है, चाहे कोई भी वर्ग का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, हम सब लोगों को हर एक चीज की जरूरत है। हमारे शरीर में जितना जरूरी हमारे लिए हाथ है, उतना ही जरूरी हमारे लिए पैर है। हाथों से लिखेंगे, पैरों से चलेंगे, अगर पैर नहीं होंगे तो भी हम परेशान होंगे, और हाथ नहीं होंगे तो भी हम परेशान होंगे। इसीलिए समाज में हर एक काम की वैल्यू होनी चाहिए, हर एक चीज को महत्व दिया जाना चाहिए। किसानों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इनको ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि अन्न से ही शरीर में एनर्जी आती है। अन्न ही नहीं होगा तो हम कैसे खाएंगे, कैसे हम अपने जीवन में जिएंगे, हम काफी सारे परेशान हो जाएंगे। शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मातृभाषा का बताया हमने ये, ठीक है। इसके बाद सारी चीजों को प्रैक्टिकल करो, बार बार बता रही हूँ, प्रैक्टिकल करो। जैसे मान लीजिए कोई इंसान कर रहा है डॉक्टरी की तैयारी, ठीक है, सबसे पहले हमने उनको मातृभाषा का ज्ञान देना है। मातृभाषा का ज्ञान देने के बाद बॉडी के डायरेक्ट पार्ट्स पढ़ा, आपने वो उसको बता दिया कि भैया ये बॉडी है, इसके बाद बात पे तो और कफ ये बताओ, अष्टांग हृदय सुश्रुत संहिता, सारी चीजें बताओ कि उसको कौन सी ऋतुचर्या है, कौन से महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसी को बीमारी हो रही तो कौन सी दवाई लेनी है, क्या करना है, एवरीथिंग, सब कुछ प्रैक्टिकल कर दो। गणित पढ़ा रहे हो तो डायरेक्ट अपनी दुकानों पर ले जाओ, बढ़िया, उधर पे उसको बचपन से, ये जो इधर पे कर रहे हैं 11th-12th में जाके, 12th के बाद फिर अपन बीकॉम वगैरह कर रहे हैं, उसमें अपन लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीजें बचपन से बच्चों को सिखाई जा सकती हैं आराम से। इधर पर जरूरत नहीं है कि आप 18 साल बाद उसको अकाउंटिंग सिखाओ। आपने जब उसको भाषा का ज्ञान दे दिया है तो आप उसको बताओ, डायरेक्ट उसको पढ़ाने लग जाओ, है ना, डायरेक्ट सब्जेक्ट चूज करो और पढ़ाने लग जाओ।
अब ये कहेंगे कि इसमें हमने एक 6, 7, 8 में हमें ये सोशल साइंस और ये जीके मोरल कंप्यूटर इसका नॉर्मल ज्ञान दे दो कि ऐसा ऐसा होता है, समाज ऐसे चलती है, पॉलिटिक्स में ये होता है, साइंस में ये होता है, ये फालतू किताबी ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, प्रश्नोत्तर लिखते चल रहे हैं, ये सारी चीजें बंद हो। ठीक है, अब हमने ये डिस्कस किया प्रैक्टिकल। इसके बाद तीसरी चीज डिग्री। डिग्रियों के लिए पढ़ाई मत करो, कौशल के लिए पढ़ाई करो, ज्ञान के लिए पढ़ाई करो। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं, हमें केवल क्लास पास करनी है, उनको केवल ये रहता है रात में पढ़ते हैं, सुबह एग्जाम देते हैं, बस क्लास पास करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, बीकॉम वगैरह हो या कुछ भी हो, रात में पढ़ाई करते हैं, सुबह एग्जाम देखते हैं, बस हो गया। केवल जो पढ़ाई है, पढ़ाई लिखाई वो डिग्रियों तक सीमित रह गई है। कारण है पेरेंट्स। पेरेंट्स के पास ज्ञान नहीं है, उनको केवल ये चाहिए, स्कूल में जाते हैं, हमारे बच्चे के कितने नंबर आए, इससे आए उससे आए, कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को कि देखो उसके कितने अच्छे नंबर आए, देखो ऐसा। उनको ये नहीं पता कि भैया हमें अपने बच्चों को ज्ञान के लिए पढ़ाना है, डिग्री के लिए नहीं पढ़ाना है। दूसरी चीज ये होती है, हर एक बच्चा, देखिए ये बच्चा जो है वो आत्मा है, शरीर नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिछले जन्म से भी ज्ञान लेकर आते हैं। देखिए, जब हम क्या है, हम आत्मा है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, दूसरे नए वस्त्रों को धारण करते हैं फट जाने पर, पुराने हो जाने पर, वैसे ही जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते, तो हम उस शरीर को त्याग के नया शरीर धारण करते हैं। किसी ने पूर्व जन्म में मेहनत करी, ज्ञान अर्जित करा, तो वो ज्ञान कहाँ जाएगा? भगवान ज्ञान को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। जिस इंसान ने मेहनत की हुई होती है उसको ऐसे फैमिली में जन्म मिलता है जहां पर बचपन से ही उसको वो ज्ञान मिल जाता है। क्यों ऐसा होता है कि कोई बच्चा डॉक्टर के घर में पैदा होता है? कारण यही है कि उसका पिछले जन्म में डॉक्टर की तैयारी करी थी, किसी कारणवश उसका शरीर छूट गया, उसको ऐसे घर में जन्म दे दिया भगवान ने, है ना। अर्जुन ने ज्ञान पेट से, अर्जुन के जो बेटा है उसने पहले से ही पेट में से ज्ञान सीख लिया था, ठीक है, अर्जुन के द्वारा। तो कहने का तात्पर्य ये है, अभिमन्यु ने जैसे ज्ञान लिया वैसे ही हम सीखना, बहुत हमारी आत्मा बहुत समय से सीख रही है। तो अभी क्या होता है, जब एक क्लास में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए 8th क्लास के सारे बच्चे हैं, तो पेरेंट्स कंपेयर करने लगते हैं कि हमारे बच्चे को इतना कम ज्ञान है, देखो इससे उसके, देखो उसके इतने अच्छे नंबर आए। तो गलत है ये, क्योंकि वो बच्चा जो है वो केवल आत्मा है, शरीर नहीं है, उम्र नहीं है कि आप सोचे नहीं हमारा बच्चा तो इतने उम्र का है, उसको भी इतना ज्ञान होना चाहिए, 12 साल का है, 12 साल के बच्चों को तो उतना ज्ञान होता है। गलत, उसका बेस क्लियर नहीं है, इसीलिए उसको ज्ञान नहीं है। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं उनको हमें उम्र के हिसाब से नहीं पढ़ाना है, ज्ञान के हिसाब से पढ़ाना है। अगर किसी का बेस क्लियर नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ा सकते हैं, हमें आगे का, हमें उसको पीछे का क्लियर करना पड़ेगा अगर उसका बेस क्लियर नहीं है। उदाहरण के तौर पर समझाकर कहूँ, अगर एक ही बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए 12 साल के सारे बच्चे हैं, तो उनको जरूरी नहीं है हर किसी को एक जैसा ज्ञान होगा। कुछ बच्चे काफी इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे काफी वीक होते हैं। तो जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं उनको आगे की क्लास में फॉरवर्ड कर देना चाहिए, आगे का पढ़ाना चाहिए। और जो बच्चे वीक हैं उनको बेस क्लियर करना चाहिए। बेस क्लियर कर दोगे तो वो आगे बढ़ पाएंगे, जल्दी कैच कर पाएंगे। और उनका पहले का बेस क्लियर नहीं होता, उनको लैंग्वेज वगैरह ही नहीं आती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये जो सिस्टम है, इसके 70%, इसके 90%, इसके 60%, फिर भी पास करते चलो, ये गलत है। जब बेस क्लियर नहीं है तो पास करने का कोई अर्थ नहीं है। सबसे पहले उसको ज्ञान के लिए पढ़ाया जाए। इसके बाद नौकरी और व्यवसाय, इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। हर इंसान व्यवसाय के लिए नहीं बना और हर इंसान नौकरी के लिए भी नहीं बना। साफ सीधी बात है, लोग नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। सबसे बड़ा दुख का कारण अगर कुछ है तो वो है दरिद्रता। दरिद्रता है सबसे बड़ा दुख का कारण, क्योंकि गरीबी एक सबसे बड़ा टॉपिक है और दुख का कारण है। गरीबी आती है नासमझी से। नासमझी क्या है? सबसे पहली चीज तो पापों का कारण है दरिद्रता, गरीबी। क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है तो कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है। जिसने पिछले जन्म में जो दान किया होता है वही उसको जन्म से उस घर में मिल जाता है। पालने वाला केवल ईश्वर होता है। जब बच्चा इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ होता तो उसके लिए दूध का इंतजाम भगवान करते हैं, माता पिता नहीं करते हैं, है ना। तो जो आप कर्म करके आए हो वही आपको मिलता है। कोई भी इंसान हो, लोग कहते हैं हम पाल रहे हैं, एक इंसान को कोई नहीं पाल सकता, पालने वाला केवल ईश्वर होता है। ना तो कोई माता पिता पाल सकते हैं, ना पति पाल सकता है, ना पत्नी पाल सकती है। जो आपके भाग्य में होता है केवल आपको उतना ही मिलता है, आपके कर्मों का ही नतीजा होता है।
जब आप पैदा हुए होते हो, जब आप बच्चे होते हो, पहले से लेकर 4-5 साल तक और आपके बुढ़ापे में, केवल आपके कर्म काम में आते हैं। जवानी में जो आप करते हो, जब आपके हाथ पैर चलते हैं, वो आपके कर्म हैं, अभी के प्रेजेंट के। जो पास्ट में आपने किया है उसका फल आपको मिलता है। क्यों ऐसा होता है? जब कोई बच्चा पेट में होता है, उसको वजह से जो आहार मिल रहा होता है, किसी को बादाम काजू मिल रहे होते हैं और किसी को खाने के लिए तक नहीं मिल रहा होता, रूखा सूखा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं। कर्म जो मेन है, हम अपने कर्मों को लेकर आए हैं। आज मैंने जो वस्त्र धारण किए हैं, इनको पहन के अगर मैं कुछ गलत काम कर दूं, किसी का मर्डर कर दूं, कपड़े बदलूं, तो मेरे पाप नहीं धुलेंगे। वैसे ही हमारी जीवात्मा ने पुराने जन्म में जो कर्म किए हैं वो पाप रूप में चिन्हित होते हैं। कैसे पता करें जो जीवात्मा है वो पाप कर कर आई है, पुण्य कर कर आई है? गरीबी में पैदा हुई है, पाप किए हैं, इसी वजह से है। साथ में अभी हम देखें उसको रोग उत्पन्न हुए, तो वो भी पापों का नतीजा है। जो भी रोग है, ऋण है, शत्रु है, सब कुछ पापों का कारण है। ये शरीर जब तक ही है, जब तक कि इसके अंदर पाप और पुण्य है। शिव पुराण में वर्णन आता है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाओगे? आपने बीज जब आपने बीज डाला है बबूल का, तो आम कहां से खाओगे? जब हम किसी चीज का बीज डालते हैं वही चीज उत्पन्न होती है। हम आम की गुठली डालेंगे तो आम ही उत्पन्न होगा, खजूर की डालेंगे खजूर उत्पन्न होगा। हम जो जिस चीज का बीज डालते हैं वही उत्पन्न होगा। आपने किसी को दुख दिया है तो रिटर्न में दुख मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ। किसी को 1 आंसू रुलाओगे 10 आंसू रुलाओगे, लेकिन अगर आपने खुशी दी है किसी को तो 1000 गुना खुशी मिलेगी। क्योंकि किसी में इतनी क्षमता नहीं है कोई आपको दुख दर्द दे सके। आप अपने दुखों के स्वयं कारण हो। किसी पे कभी दोषारोपण मत करो कि हमें ये दुख दे रहा, वो दुख दे रहा। क्योंकि जन्म से आपको जो कोई भी मिला है, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, सखा के रूप में, बचपन में फिर दोस्त वगैरह भी मिले, बाद में शादी के बाद नए रिश्तेदार मिले, ये सब आपके पिछले जन्म के कर्म से जुड़े हुए हैं। इनके संग आपका कर्म जुड़ा हुआ था। जीवन में आने वाले जो भी लोग हैं उन सबसे आपका पिछले जन्म का कर्म जुड़ा हुआ है। चाहे वो पत्नी के रूप में हो, पति के रूप में, प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में हो, घर वालों के रूप में हो। जैसे ये डिसाइड रहता है बचपन से कि आपका माता कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, सब कुछ जैसे डिसाइड रहता है। ये भी डिसाइड रहता है कि आपके जीवन में आने वाला प्रेमी कौन होगा, पति कौन होगा, पत्नी कौन होगी, प्रेमिका कौन होगी, XYZ सब कुछ जो भी है सब कुछ पहले से फिक्स रहता है। साथ में आप अपने पिछले जन्म के शत्रु भी लेके आए हुए होते हो, मित्र भी लेके आए हुए होते हो। जिसको आपने दुख दर्द दिया था वो दुख लौटाने आता है, जिसको आपने प्रेम दिया था वो आपको प्रेम लौटाने आता है। तो एवरीथिंग इज फिक्स्ड। ठीक है, हमें ये समझना पड़ेगा, हमें अपने कर्मों को पूरा करना है यहाँ पर आकर। इसके बाद हमने ये सारी जो चीजें डिस्कस करी हैं, हमने 5 पॉइंट डिस्कस करे जिन चीजों में बदलाव होना चाहिए। सबसे पहले मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, दूसरी चीज प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, तीसरी चीज हमें डिग्रियों के लिए नहीं ज्ञान के लिए पढ़ना है, चौथी चीज उम्र और ज्ञान में काफी अंतर होता है। हमें बच्चों को उम्र के हिसाब से नहीं पढ़ाना है, देखना है कि उसका स्टेटस क्या है, अभी फिलहाल में उसको आता क्या है, उसके हिसाब से पढ़ाना है। ये नहीं देखना कि अरे इसको तो आता होगा, इसकी उम्र इतनी है, उस हिसाब से नहीं चलेगा। पांचवी चीज हमने ये देखी कि हर इंसान नौकरी के लिए भी नहीं बना और हर इंसान व्यवसाय के लिए भी नहीं बना। हमें देखना पड़ेगा जो बच्चा है वो किस तरीके का है, जो जातक है वो किस तरीके का है। वो अच्छे से नौकरी कर सकता है, अच्छे से व्यापार कर सकता है, और उसको व्यापार करने में ज्यादा लाभ होगा या नौकरी करने में। ठीक है, इसके बाद हमें 6 पॉइंट देखेंगे धर्म। हमें धर्म की पढ़ाई को ऐड करना चाहिए, जिससे जो बच्चा है उसके अंदर अच्छा चरित्र निर्माण हो सके। धर्म की पढ़ाई करने की वजह से उसके अंदर से 6 प्रकार के जो षट विकार है वो निकलेंगे। क्योंकि काफी जो बच्चे हैं जब वो बड़े भी हो जाते हैं तो उनके अंदर क्या दिक्कत होती है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, मद, मत्सर, ये सारी जो पटांग चीजें उसके अंदर भरी पड़ी हैं, जब तक उसने उसके नहीं निकाला, जो चोर भरे पड़े हैं शरीर के अंदर, ये बर्बाद कर देंगे उसको। कितना ही भी ज्ञान होगा लेकिन आगे ग्रस्त जीवन में प्रवेश करेगा, जब उसको क्रोध आएगा, ईर्ष्या होगी, जलन होगी, तो वो सब कुछ नष्ट कर देगा। क्रोध सबसे पहले जो विजय है उस पर पाना पड़ेगा। साथ में हमें ये भी चीज देखना पड़ेगा, उसको ये समझाना पड़ेगा सुख और दुख में समान रहे। वो इंसान मूर्ख होता है जो दुख में दुख मनाता है, सुख में सुख मनाता है। साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते, रामचरितमानस में वर्णन आता है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि आपको पता है जो आज हो रहा है, अभी हो रहा है, थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। याद कीजिए पिछला ऐसा कितना समय होगा जब आप दुखी होगे, परेशान होगे, रो रहे होगे। आज सब ठीक है,
है ना। आज सब ठीक है, अब तो वो नहीं है। और जो आज आप सोचो, जब आप रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, आज याद करो जो कुछ भी हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। तो जो कुछ भी सुख दुख आते हैं, आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। भगवान ने जो दुख दिया है ना, वो भी कुछ अच्छे के लिए ही किया है। जो दुख है वो भी इसलिए आते हैं जिससे आपके पाप कटे, और दुख और सुख तो दरवाजे पर खड़े ही रहते हैं। वो इंसान मूर्ख है जो दुख के लिए विलाप कर रहा है, क्योंकि गेट के बाहर सुख खड़ा है। जब तक चुप नहीं होगे, अपने और काम नहीं करोगे, तो सुख कहाँ से आएगा। पर सुख में ज्यादा सुखी मत हो, क्योंकि दुख फिर से आ गया। तो दुख और सुख जो है वो आते जाते रहते हैं। साधु पुरुष जो होते हैं व्यर्थ की चीजों के लिए शोक नहीं करते हैं। आज का ये वीडियो इतना ही। साथ में कहना ये चाहूंगी, जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए। हाँ, मैं अब आपको ये सारी बातें समझ में आई हो तो आपको ये समझ में आया होगा। कहना मैं ये चाहती हूँ, दुख का कारण जो है वो दरिद्रता है, गरीबी है। गरीबी को मिटाने के लिए आपको कुछ काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। साथ में अपने अंदर कोई हॉबी, कुछ कला डेवलप करनी चाहिए जिसके द्वारा पैसे कमा सको। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ाकर पैसे कमा सकते हो। आप ऐसा काम करो जिसके द्वारा आपका इन्वेस्टमेंट भी ना लगे, पैसा भी ना लगे, और आपने अपने अंदर खुद को हुनर डेवलप करिए जिसके द्वारा पैसे कमा सको। आज का ये वीडियो इतना ही। राधे राधे।